एग्जाम हिंदी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आइए हम 1000 क्वेश्चन के सेट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पिछला 13 सेट हो चुका है। आप 13 सेट अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और आज हम 350 क्वेश्चन तक ख़त्म करेंगे। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पॉज करके रोक के अपना आंसर लिख कर या फिर टिक कर फिर आप इसको आंसर हमारा देखिए। नहीं तो दूसरा है कि अगर आप ऑनलाइनर की तरफ सिर्फ सुन भी सकते हैं, आप सिर्फ सुनेंगे तब भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो ये आपको बता देता हूँ मैं कि यह ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जितने भी है, बैंकिंग, रेलवे, जहाँ पर भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है सब जगह यह यूजफुल है और कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप तैयारी करें। आप एक यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े मॉडरेट किस्म के मिलेंगे, थोड़ा पहले से हार्ड हो सकते हैं। आप इसको मिला लीजिएगा। पहले जो आपको फ्री में जो मिल रहा है दूसरे चैनल पर, अगर यहाँ जो मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर मिल सकता है। यहाँ आपको हम ये जो 1000 क्वेश्चन का टारगेट है ये पूरा कराएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 326 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ पर स्थित है? यानी ये जो सिंधु का एक स्थल है लोथल, वो कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में यह भोगवा नदी के किनारे सागरवाला नामक स्थान पर स्थित है। इसका एक कोड भी है, मतलब इसको आप लोभ से याद रख सकते हैं। लोभ याद रखिएगा। ये लौ मतलब लोथल हो गया और भौ मतलब भोगवा नदी हो गया। इसका ट्रिक है, इसको कोड है, जो भी समझ सकते हैं। यहाँ पर और कुछ मिले हुए हैं, जैसे कि मृदभांड भी बहुत सारा मिला है। इसमें 3 युग्मित समाधि मिलन है। 3 जो सब मिले हैं युग्मित है, यानी युग में जोड़ा में है। यहाँ का जो 3 सब मिला है। अब जो मैं बोल रहा हूँ सब पर एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी है और साथ साथ ही मॉडल टेस्ट पेपर भी है। आपको यही सब क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे और मिलेंगे भी। यहाँ और क्या मिला है, जैसे धान मिला है, चावल जिसको बोलते हैं, फिर फारस की मुहर मिला है, फिर घोड़े की लघु मूर्ति मिला है, मतलब कि छोटा मोटा जो हड्डी के जो मूर्ति है वो मिला है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो स्थित है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि लरकाना जिला में। वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिला है। और यह जो खोज किया था 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ पर इसकी खोज रखाल दास बनर्जी। यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट मिला है, सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार जो था वो बहुत ही विशाल था, विशाल स्नानागार। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका जिक्र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पदौके के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, पडुके भी लिखा जाता है, कहीं कहीं किसी बुक में और कुछ रहेगा, तो यहाँ पे पडुको मान लीजिए कि रूप में जाना जाता है। इसका आंसर अरिका मेरू जो था, यह जो था इस बुक का जो लेखक है, किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पदोके के नाम से जाना जाता है? तो अरिका मेरू को। यह जो है कहाँ पर स्थित है? यह पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दूर कोरोमंडल तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट को, उसको ही अरिका मेरू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर रोमन बस्ती वगैरह बसे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैदिक आर्य किस देवता की पूजा नहीं करते थे? यानी पशुपति की पूजा नहीं करते थे। इंद्र की पूजा करते थे, मरुत की पूजा करते थे, वरुण की पूजा करते थे। यहाँ से सब देवता शुरू हो गए। वैदिक आर्य यहाँ जो पशुपति है सैंधव सभ्यता में थी। जब सैंधव सभ्यता चल रही थी तो उस समय यहाँ पर ये जो है पशुपति की मूर्ति मिला है,
योगी है, त्रिमुखी मुख है, 3 मुख है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो दाहिनी ओर हाथी है, फिर एक बाघ है, फिर बाईं ओर भैंसा है, गैंडा है। तो ये सिंधु सभ्यता में मिलता है। इसको शिव का आदि रूप भी माना जाता है, शिव का आदि रूप माना जाता है। फिर वहाँ पर एक त्रिशूल का चित्र भी इनको मिलता है। इस तरह से पशुपति जो है ये सिंधु सभ्यता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, यानी वेद का जो इसका सब पार्ट था वो वेदांग था। वेदांग किसको बोलते? इसको बोलते कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इसको बोलते हैं। वेदांग में क्या क्या होता था? देखिए, शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा जो था वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण के लिए जो इसका निर्माण हुआ था, कि वैदिक जो था पहले लिखित नहीं होते थे, मौखिक होते थे, उसका उच्चारण कैसे किया जाए तो शिक्षा में पता चलता था। कल्प में क्या था? कल्प जो था वह जो था वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने के लिए था, मतलब नियम कानून जो होता था, उस समय यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए, कौन सा सामग्री लगेगी, किस मुख में बैठेंगे, तो इस तरह से किस दिशा में बैठेंगे, तो ये इस कल्प के अंतर्गत जो है व्याख्यात था। फिर व्याकरण जो था, निरुक्त जो था शब्द की उत्पत्ति बतलाने वाला शास्त्र को बोला जाता था। मतलब कि जो उस समय जो कठिन शब्द थे उसके लिए ये निरुक्त का गठन किया गया था। व्याकरण का तो मतलब सेम है कि व्याकरण किस लिए क्या था। छंद क्या था? छंद जो था यह संस्कृत के जो छंद थे उसको व्याख्या करने के लिए था। और ज्योतिष का मतलब तो समझते हैं ज्योतिष विद्या के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महावीर इस वंश के थे। महावीर कौन से वंश के थे इनमें से 4 में से? यह जो थे लिच्छवी वंश के थे। महावीर कौन थे? ये 424th जो जैन गुरु थे, मतलब जैन मुनि, इन्हीं को जो है वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। यह जो इनका जन्म जो हुआ 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। और इसके साथ साथ में बचपन का नाम जो है वर्धमान महावीर था। और ये भी जो थे वे क्षत्रिय थे, वर्ण के क्षत्रिय थे, और जाति के जो थे जात्रक थे। कभी कभी पूछ देता है कि महावीर किस कुल के थे, यानी जात्रिक कुल के थे। इनके जो पिता थे वो वैज्जी संघ के सदस्य थे, प्रमुख सदस्य। इनकी माता का नाम त्रिशला है, या फिर कहीं कहीं विदेह दत्ता भी बोला जाता है। यह जो थी चेटक की बहन थी। पिछले एक टेस्ट में मैंने बताया था कि चेटक की जो बहन के साथ इन्होंने शादी हुआ था इनके पिता का, उसकी कहानी बताया था हमने। फिर नेक्स्ट जो थी, इनका विवाह भी हुआ था, यशोदा नामक कन्या थे, यशोदा, ठीक है। फिर इनका एक पुत्री भी हुई। उसके बाद इनकी शादी जिसके साथ हुई, यानी कि इनके जो दामाद थे उनका नाम जमाली था। ये भी बहुत फेमस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उनका नाम है, यानी ऑटोबायोग्राफी, जहाँ पर उनके जीवन चरित्र है। तो यहाँ बायोग्राफी नहीं है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि सेल्फ से लिखना, खुद से लिख रहा है तो जीवनी। और जो बायोग्राफी होता है उसका मतलब किसी और के द्वारा जब लिखा जाता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो यह जो है जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र यानी बायोग्राफी जो है ये कल्प सूत्र में दिया गया है। अब महावीर स्वामी के बारे में एक कुछ और बातें हैं। जैसे उन्होंने 11 महीने के बाद ही जो है वस्त्र पहनना छोड़ दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ इनकी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो रिजुपालिका नदी के पास हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था। और उसके साथ में कौन सा गांव था? जुम्भिक ग्राम। और वृक्ष क्या था? वृक्ष जो था साल वृक्ष था। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी यानी राजगृह में। जो पहले से पढ़े होंगे, जो जानते होंगे तो उनके एक रिवीजन की तरह लेंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो आप टेस्ट की तरह लेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, यानी कि जितना आप जानते थे उससे एक क्वेश्चन आप ज़्यादा
जान गए हैं। तो यह जो थे राजगिरी में थे 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध शताब्दी, मतलब भगवान बौद्ध की मृत्यु हुई थी उसके बाद हुआ था। तो उसमें उनके 2 शिष्य जो थे आनंद और उपाली भी स्थित थे। यहाँ पर जो था उनकी बुद्ध का जो है 2 पिटक, यानी कि सूत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था, यानी सब ये दार्शनिक हैं, उसमें से नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक दर्शन का प्रणेता थे। ठीक है, इन्होंने मध्यम कारिका, शून्य सप्तति, विग्रह व्यातर्तनी जैसे बहुत सारे ग्रंथ जो था वो रचना की। बहुत लंबा इसका नाम है, आप याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इनके जो माध्यमिक दर्शन जो थे उनको सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो फिलोसफी है उसके कारण है कि इनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु जो है किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और इनको ही नागार्जुन ने क्या कहा था, प्रतीत समुतवाद, यानी शून्यता। यानी इनके दर्शन को बहुत तरह के नाम, जैसे शून्यवाद हो गया, फिर माध्यमिका का दर्शन माध्यमिका हो गया, फिर माध्यमिका के साथ साथ में आपको ये सापेक्षवाद हो गया। 3-4 तरह के नाम इनका है शून्यवाद का। इस नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? यानी जो बौद्ध के नियमों से संबंधित पुस्तक थी वो विनय पिटक थी, जो फर्स्ट में ही संग्रह हुआ था। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 तरह के जो इनके पिटक हैं, यह जो है की रचना होती है, लेकिन बुद्ध के मरने के बाद होती है। पाली भाषा में है। पाली भाषा जो थे उस समय वहाँ की बोलचाल की भाषा थी, उसी भाषा में है। नेक्स्ट चलते हैं। परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया था। यानी कश्यप मातंग जो थे कहाँ पर बौद्ध धर्म शुरू किए थे? तो ये इसका आंसर चाइना में। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलग हट के क्वेश्चन है, यही सबसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो सिंपल है वो आप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको ये सब क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए जब एंशिएंट हिस्ट्री का देगा। तो कश्यप मातंग जो थे वो चाइना में बौद्ध धर्म शुरू किए थे। वो 67 ईसा में गए थे चाइना में, और वह जो था जाने वाले फर्स्ट बौद्ध विद्वान थे, यानी पहला बौद्ध विद्वान थे जो चीन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? यानी जैन धर्म को उस समय जो थे शंकराचार्य ने निकाल दिया था। निकाल दिया था इसका अर्थ नहीं है कि उसको भगा दिया था, निकालने का अर्थ है कि इन्होंने क्या थे, वैष्णव धर्म के थे, तो वैष्णव धर्म का जो है इन्होंने झंडा गाड़ दिया था। मतलब वो तर्क वितर्क में जीत गए थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया था, बाकी उन्होंने जैन धर्म को उनसे श्रेष्ठ बना दिया था अपना वैष्णव धर्म को। जैन धर्म उनके सामने तर्क पर टिक नहीं पा रहा था, इसलिए ये बोला जाता है कि किसने निकाल दिया। इनका जो शंकराचार्य का था अद्वैतवाद था। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि ब्रह्म जो होता है, परमात्मा और आत्मा जो अपना मनुष्य जो है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। ये परमात्मा का स्वरूप है, उसके अंदर ही ये जो है अपना मनुष्य है। वह तो यह है कि मनुष्य जो है माया के कारण देख नहीं पाता है। तो शंकराचार्य का जो फिलोसफी था कि जो ब्रह्मा है और हम हैं, हम दोनों में अलग सत्ता नहीं है, मतलब हम दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यह जो थे झेलम तट राजा पोरस के साथ में हुआ था। ठीक है, इसको जो है बितस्ता का युद्ध भी बोला जाता है, बितस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? यानी पहले फारस वाले, यानी पर्शियन। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, पर्शियन भी लिखा जा सकता है, फारसी भी लिखा जा सकता है। तो उसका आंसर होगा डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम को दारा प्रथम भी बोला जाता है, दारा प्रथम भी बोला जाता है। तो ये दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना है। यह जो है सबसे पहले भारत पर पारसी जो था वो अधिकार किया था। इसका 3 अभिलेख में
पता कैसे चलेगा कि वह जो है अधिकार किया था? तो इसका 3 अभिलेख था, जिसको बेहस्तून बोलते हैं, पारसी-पोलिस बोलते हैं और नक्शे-रुतम बोलते हैं। तो यह सब जो डिस्कशन है वो सब हमारे वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट का नाम हम नीचे लास्ट में वीडियो में देंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, नीचे में, वीडियो के नीचे में। तो वहाँ से आप जाकर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिकंदर भारत में इतने माह रहा, यानी कि यहाँ पर आया था वो आक्रमण करने के लिए, तो कितने माह रहा था? यानी 19 माह रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ देता है इसमें घुमा के। 19, 29, 39, आपको लगा कि 19 है या 29 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 19 माह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गेड्रोसिया का आधुनिक नाम क्या है? मतलब यह है क्वेश्चन, यह है, यह जो है बलूचिस्तान है। गेड्रोसिया का जो अभी का नाम है वो बलूचिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? यानी जैन धर्म के अलावा ये चारों जो थे, चारों में से 3 जो थे वो जैन धर्म के थे। कौन सा नहीं था? तो बिंबिसार जो था वो नहीं था। ये बिंबिसार कौन थे? खारवेल, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था इन्होंने। संरक्षण मतलब कि आपने राज्य में रहने दिया था, उनको पलने बढ़ने दिया था, ऐसा नहीं कि उसको भगा दिया या फिर उसका शोषण किया था। बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के थे, ठीक है, हर्यक वंश के थे। उनका उपनाम भी था, श्रोणिक बोला जाता है, श्रोणिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो यह है, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। नहीं, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई नहीं था, जबकि उसका पुत्र था अशोक, ठीक है। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलम्ब हुआ था। हाँ, उनका भाई के साथ कहा गया है कि उनका भाई के साथ लड़ाई हुआ था, तो उनको 3-4 साल बाद जो है उनका सिंहासन पर वो बैठे थे। ये 5वें शिलालेख में अशोक ने भाइयों के अंतःपुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक शिलारुद्दीन का वायसराय था। यस, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निर्वासित और अनिर्वासित शूद्रों का इनमें से उल्लेख हुआ, कहाँ हुआ है? निर्वासित और अनिर्वासित उल्लेख, ये तो केसी श्रीवास्तव का बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है, ये उपरोक्त इनमें से किसी में नहीं है, यानी कहीं पर नहीं हुआ था। इसका उल्लेख जो है यास्क के निरुक्त में, पाणिनि और कुटिल कहीं पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? रियायत मतलब छूट का उल्लेख है, जो उन्होंने छूट दिया था। किस शिलालेख में था जो उन्होंने टैक्स को कम कर दिया था? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड भी है, इसको आपको जरूर नोट कर देना है। यह कहीं ना कहीं घुमा के पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे। तो यह जो थे लुम्बिनी का स्तंभ लेख था, जहाँ पर जो है वह गए थे अशोक, 20वें वर्ष में गए थे वहाँ पर। एक हमारा पिछला वाला टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा आपको किसी में। यह जो 20वें वर्ष गए थे और वहाँ पर जो है ना टैक्स वो एक तरह से फ्री टाइप का कर दिया था। फ्री टाइप का कर दिया था, तो कितना किया था? 1/8, यानी कि जितना टैक्स लेता था उसको 1/8 कर दिया है। यानी कि अगर 24% था वहाँ पर टैक्स, तो 3% कर दिया, 8 से भागा दीजिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था? तो देखिए, बिंदुसार के दरबार में जो था डाइमेकस था। बिंदुसार ने क्या, एंटियोकस जो था उनसे पत्र भेजकर मांगा था, 3 चीज़ मांगा था कि हमको अंगूर चाहिए, मदिरा के लिए अंजीर चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला था कि एक सिर्फ सबको दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं दिया था। तो बाद में जो है बाद में जो है ये भेजा था। कौन भेजा? दूसरा कोई भेजा, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को भेजा था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी, यानी कौन सा ऐसा था जो कि धर्म का प्रचार के लिए? धर्म क्या था? धर्म एक कानून नहीं था, मतलब धर्म एक नैतिक संहिता इसको बोल सकते हैं। एक नैतिक संहिता था जो उसमें उन्होंने
अशोक ने बनाया था, ये बहुत फेमस है। तो यह जो थे ये सभी थे, राजयुग थे, प्रादेशिक थे, युग थे, यह सबको जो है अपना प्रचार करने के लिए भेजा था। यह जो है धम्म का बहुत अच्छा से प्रचार किया था। उन्होंने 5वें वर्ष बोला था कि सब जगह घूमो और इसका प्रचार करो, ठीक है। फिर 12वें वर्ष में भी बोला था, 5वें वर्ष 12वें वर्ष में इन्होंने धर्म प्रचार के लिए इन सभी को भेजा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र का लेखक था। कल्पसूत्र जो था उसके लेखक थे भद्रबाहु। यह जो थे जैन मुनि में अंतिम थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उस समय ये उनके समकालीन थे, ठीक है। इसी समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे दीक्षा ली और उसके बाद श्रवण बेलगोला में चले गए और संलेखना विधि, हमने पिछले टेस्ट में आपको बताया था संलेखना विधि क्या होता है। संलेखना विधि में होता है कि खाना पीना कुछ नहीं खाना है, बिना खाते पीते हुए अपने शरीर को त्याग देना है, मतलब भूख से त्याग देना है बिना खा के। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में संवतों का सही कालक्रम क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? देखिए, तो यह है डी, विक्रम शक गुप्त हर्ष। यह जो था विक्रम संवत जो था, विक्रम संवत जो था आपका 57 ईसा पूर्व में था, यानी 57 BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। शक जो था 17 AD में आ गया, आफ्टर ईसवी में आ गया। फिर गुप्ता जो था 320 ईस्वी आ गया, यानी AD में आ गया, ईस्वी में आ गया। अब हर्ष जो है 606 ईस्वी में आ गया, ठीक है। इसलिए यह जो है इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इसके साथ ही हमारा ये P50 क्वेश्चन तक समाप्त होता है। आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जैसे ही वीडियो मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के हम सीरीज लाते रहेंगे। अभी 1000 क्वेश्चन का टारगेट है, फिर हम स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।